चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ इलुस्ट्रेशन नंबर 10 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। बेटा मॉड्यूल 3 की आपका ये क्वेश्चन था और हमारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 22। आप रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट से बैलेंस शीट के और स्टेटमेंट के अलॉन्ग विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक्सट्रैक्ट आपको बैलेंस शीट के अंदर जो दे रखे हैं, यू हैव ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटीज, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, अदर करंट एसेट्स। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल आपको एक बना के दे रखी है, ठीक है। और आपको उसके अलावा एप्रोप्रिएशंस के बारे में भी कुछ गिवन है कि जो पिछले साल का प्रॉफिट था वो 50 था, जनरल जब में ट्रांसफर करें 200, डिफरेंट पेड 330 का था। देन आपको जो है बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस गिवन है, अदर करंट लायबिलिटीज के नाम पे 2 आइटमें गिवन है, अदर करंट एसेट्स गिवन है, अदर इनकम गिवन है, एंड यू हैव इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट गिवन है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से करके दिखाना है फ्रॉम डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट मेथड। सर डायरेक्ट मेथड की बात करके चलो, डायरेक्ट मेथड बड़ा सिंपल सा है, भाई कितना पैसा गया कितना पैसा आया बात खत्म, कितना पैसा गया कितना पैसा आया बात खत्म है। अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या वो चीज दे रखी है, दिक्कत यही आ गई है कि मेरे को क्वेश्चन के अंदर कुछ भी डायरेक्ट नहीं दे रखा, नाम तो डायरेक्ट मेथड है बट डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं दे रखा। मेरे को क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है और क्वेश्चन के अंदर मेरे पास बेटा ट्रेड रिसीवेबल का क्या बैलेंसेस गिवन है, क्या कुछ गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल की ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, ठीक है। यानी सीधी सी बात है कि कैश क्रेडिट पर क्रेडिट सेल्स तो है। अब ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्या यहां पर बेस्ट assumption ये नहीं रह जाएगी अगर मैं ये मान लूं कि यार सारी ही क्रेडिट है, क्योंकि जब क्वेश्चन में मुझे कुछ स्पेसिफिक कैश के बारे में गिवन ही नहीं है, इसमें कैश कितना है, अगर मैं सबको क्रेडिट की तरह ट्रीट करके चल रहा हूं और मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग पता है, तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस आएगा वो और कुछ नहीं, जितना कलेक्शन हो जाएगी कैश के अंदर डेटर से वो मेरे पास आ जाएगी। सिमिलरली जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड गिवन है और ट्रेड पेबल्स है, क्या उसको भी सेम मैनर में ट्रीट करके चल सकता हूं। तो अगर मुझे ये देखना है तो मैं ये दो अकाउंट तो देखो मेरे बनेंगे बनेंगे, इतना समझ में आ रहा है। अब हम बात करके चलें तो आपको इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दे रखा है 800 का और क्वेश्चन के अंदर मेरे को बेटा आउटस्टैंडिंग वेजेस गिवन है। क्या वेजेस जो है वो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का हिस्सा होगा। शेड्यूल 3 पढ़ा हुआ है हमने, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या वो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का हिस्सा होगा। अब मेरे को अगर ओपनिंग और क्लोजिंग पता है, सर पी एंड एल तो हो गया क्रूअल बेस पे, और मेरे को आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस पता है, तो बेटा जितना सोच के देखना, 800 रुपए के इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है इस साल के, 40 रुपए आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग थे। जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग थे क्या मैंने इस साल पे करे होंगे, क्या जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है क्या मैंने इस साल पे कर दिए होंगे वो ओपनिंग वाले, तो 50 क्या मुझे ऐड कर देना चाहिए, सॉरी ओपनिंग 40 है, ओपनिंग कितना है 40 है, तो बेटा ये जो 40 रुपीज है क्या मुझे ऐड कर देना चाहिए या लेस कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए क्योंकि ये साल पे कर दिया होगा। जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है 50, क्या ये जो 50 एट द एंड आउटस्टैंडिंग है क्या मुझे ये लेस कर देना चाहिए क्योंकि ये नहीं पे हो रखा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जितना मैंने पे करा होगा दैट इज 790। एक तरीका ये मैं प्लस माइनस करके निकाल लूं, दूसरा तरीका क्या, मैं इसका एक अकाउंट बना लेता हूं, ओपनिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग है 50 की, सॉरी 40 की, क्लोजिंग कितनी है 50 की है, ड्यूरिंग द ईयर जो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है 800 रुपए आ जाएगा, एक्सपेंस टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा ना एक्सपेंस, हम आउटस्टैंडिंग काउंटर बना के चल रहे हैं ना, ये जो काउंटर बना के चल रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस का बना के चल रहे हो, तो एक्सपेंस टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 800 आ जाएगा। तो जो तुम्हारे यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस और कुछ नहीं, हो पेमेंट होगा, तो वो कितना आएगा 790। समझ आया, जो सा तरीका अच्छा लगे वैसे कर लो, प्लस माइनस वाला तरीका अच्छा लगता है प्लस माइनस वाला तरीका, ठीक है। अकाउंट बना के अच्छा लग रहा है अकाउंट बना के, मैं अकाउंट बनाना प्रेफर करता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसी तरीके से, आपको बेटा एक्सपेंसेस गिवन है, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश होगा, इसको छोड़ दे, ठीक है। अब आपको एक्सपेंसेस गिवन है, अदर एक्सपेंसेस होंगे, सीधी सी बात आई, कितनी है 200, अब 200 के अदर एक्सपेंसेस है,
अब 200 के अदर एक्सपेंसेस हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 10 का, क्लोजिंग है 20 का, तो सेम मैनर 200 के अंदर 10 ऐड कर दूं 20 लेस कर दूं तो बे भी आ जाएगा, अकाउंट बना लूं ये आ जाएगा भी कितना एक्सपेंस पे करा होगा। तो दो तरीके। अब आ जाओ जरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के ऊपर, जरा ध्यान देना, आप लोगों को शॉर्ट टर्म प्रोविजन गिवन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम पे आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग बैलेंस है 180, क्लोजिंग बैलेंस है 200 का। अभी प्रॉपरली भी बना दूंगा अकाउंट, अभी तो रफली समझा रहे हैं ना सिर्फ। उसके अलावा बेटा मेरे पास अदर करंट एसेट्स में एडवांस टैक्स है 180 का और क्लोजिंग बैलेंस है 195 का। ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर अगर आप देखो तो आपने यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस लिखा हुआ है 200 का, यानी ड्यूरिंग द ईयर जो आपने प्रोविजन बेटा क्रिएट करी होगी, क्या 200 की करी होगी? तो जो 200 की प्रोविजन क्रिएट करी होगी यहां जाके लिखा होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 200, यहां लिखा होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 200। बोलो क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। अब अगर ये चीज बेटा समझ में आती है तो बेटा बस मुझे इतना बताओ, फिर मेरा यहां पर क्या चीज आएगा? ऑब्वियस ही बात है, अगर इस अकाउंट को क्लोज करूंगा 380, इस अकाउंट को क्लोज करूंगा 380, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो 180 है ये मैंने क्या कर दिया होगा, इसको मैंने पे करा होगा। ये 180 जो है मैं सीधा सीधा बोलूं तो हमने क्या करा होगा, पेमेंट करी होगी, अगर एडवांस टैक्स ना हो तो। क्योंकि एडवांस टैक्स गिवन है तो हमने क्या एडवांस टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट करा होगा। क्या ये सबको लॉजिकल समझ में आ रहा है? एडवांस टैक्स क्या होता है? जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया, पहले पेमेंट कर दिया, असेसमेंट तो बाद में होती है। अब मैंने एट द एंड ऑफ ईयर प्रोविजन एक क्रिएट कर दी कि भी मेरा इतना को टैक्स बनना चाहिए था, मैंने एडवांस टैक्स मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो अगर मैं पेमेंट के टाइम पे एंट्री करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, अगर मैंने एडवांस टैक्स दे रखा है, मेरी एंट्री हो रही होगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू एडवांस टैक्स। आप ये एंट्री पास कर रहे होंगे। अब मेरे पास एडवांस टैक्स है तो यहां पर क्या आएगा, एडवांस टैक्स आएगा। अदरवाइज यहां पर क्या आता, बैंक आता। तो यहां पर आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कितने का, 180 का। अब क्लोजिंग के अंदर बेटा आपका 195 आ रहा है। अब क्लोजिंग के अंदर 195 आ रहा है अगर एडवांस टैक्स का बैलेंस, यानी ये ड्यूरिंग द ईयर पे करा, तो क्या यहां पर एडवांस टैक्स टू बैंक हो जाएगा 195? मींस मेरा इनकम टैक्स पेड यहां पर है कितना, क्या 195 का हो जाएगा मेरा इनकम टैक्स पेड? बोलो क्या ये चीज सबको समझ में आई? हाँ जी। क्या इनकम टैक्स पेड 195 हो जाएगा, समझ में आ गया? हाँ जी सर। खत्म। अब तो मेरे को डायरेक्ट मेथड लगाना है। ठीक है, शुरू कर देंगे बस। ये मैं मिटा देता हूँ सारा काम शाम। ठीक है। मेरे को सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो चाहिए, तो मेरे को बाकियों की तरफ ध्यान नहीं देना है। जब मैं डायरेक्ट मेथड करके चल रहा हूं तो मेरे को बाकी में क्या हो रहा है मेरे को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ किस पे है, ऑपरेटिंग पे। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ये लीजिए। सबसे पहले मैंने लिखा डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि कितना कैश रिसीव हुआ, कितना पे हुआ, जो नहीं दे रखी। तो मुझे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो बेटा मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में आ जाओ जरा। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट का जरा मुझे ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 250 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन इज, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 400। सर ड्यूरिंग द ईयर क्या दे रखी है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, कितने का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, 4150, यानी सेल्स होगी ये मेरी। तो जितना मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मैं यहां जाके लिख दूं टू सेल्स, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4150, टोटल कम्स आउट टू बी 4400, टोटल कम्स आउट टू बी 4400। तो यहां पर 4000 का जो डिफरेंस आ रहा है ये और कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा, बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। तो यहां से बेटा मुझे क्या मिल गया, ये बेसिकली आपका पहला मोड बन रहा है। ये किस चीज का आ गया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, या अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल। डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल से बेटा मेरे को कितना अमाउंट है जो आ गया, तो डेटर या ट्रेड रिसीवेबल से जो अमाउंट आ गया दैट कम्स आउट टू बी 4000, ये मेरे को यहां से मिला। डन है। आगे बढ़ू। सेकंड, आपका ट्रेड पेबल्स अकाउंट बना दें। ट्रेड पेबल्स अकाउंट की बात करके चलते हैं।
ट्रेड पेबल्स अकाउंट के अंदर मेरे को ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना गिवन है बच्चे? ओपनिंग बैलेंस है 230 का। मेरे को बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है? क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 250 का। मैंने ड्यूरिंग द ईयर बेटा कुछ परचेज करी है। कितने की परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर? 2400 की परचेज करी है ड्यूरिंग द ईयर। तो बेटा जो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो मैंने पेमेंट करी होगी। कितने की पेमेंट करी मतलब? ये आ जाए 2630। यहाँ पर 2630 में से 250 जरा माइनस करना, कितना आता है? 2380। तो मैं कह सकता हूं अमाउंट पेड फॉर या अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स। यहां से मुझे बेटा ये फिगर मिल गया। अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स इतना आ गया 2380। राइट। अब क्वेश्चन के अंदर बेटा देखो मेरे को और क्या गिवन था। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डील कर लिया हमने, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हमने डील कर लिया। मेरे को अदर इनकम भी गिवन है वैसे तो देखो 400 की। अब अदर इनकम के अंदर इंटरेस्ट और डिविडेंड है, क्या ये ऑपरेटिंग है? क्या ये ऑपरेटिंग है? नहीं सर ये ऑपरेटिंग नहीं है तो मेरे काम की नहीं है। तो मैं इसको अपने मेरे डायरेक्ट मेथड में तो ये काम नहीं आने वाली, मैंने डायरेक्टली इसको इग्नोर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इग्नोर्ड। ठीक है। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है 800 का। और मेरे को सिचुएशन गिवन है आउटस्टैंडिंग वेजेस 50 और 40 क्लोजिंग एंड ओपनिंग रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर मैंने क्या करा, दो तरीके। ठीक है। यहां पर मैंने लिखा अमाउंट पेड टू या अमाउंट पेड फॉर इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अमाउंट पेड फॉर इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। दो तरीके निकालने के। पहला, जितना आपको इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस गिवन है पहले वो लिखो। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मुझे कितने का गिवन था? 800 का। इसके अंदर मैं ऐड कर दूं आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि वो मैंने इस साल पे करी होगी। आउटस्टैंडिंग वेजेस एट बिगिनिंग। ठीक है। पे करी होंगी 40 की। तो ये आ जाता है 840। इसमें से बेटा मैं लेस कर दूं आउटस्टैंडिंग वेजेस एट एंड, क्योंकि बेटा वो क्या हुआ होगा, हमने अनपेड है वो। तो 50 का अनपेड है। तो मेरे पास कितना आ गया? 790। तो ये मेरे पास क्या है? अमाउंट पेड फॉर इंप्लॉय बेनिफिट। ऑल्टरनेटिवली आई विल मेक एन अकाउंट नोन एज आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ऑल्टरनेटिवली आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट के अंदर आई विल राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 40। आई विल राइट टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 50। सर ड्यूरिंग द ईयर खर्चा कितना है? 800 का। तो ड्यूरिंग द ईयर जो खर्चा है वो हमने लिखा इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है। तो मेरे पास बेटा यहां पर जो बचेगा दैट इज नथिंग बट ये वो अमाउंट होगा जो ड्यूरिंग द ईयर पे करा होगा। तो 840 में से बेटा 50 जाएगा, 790 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? 840 में से 50 आएगा, 790 आएगा। सिमिलरली बेटा हम एक्सपेंसेस के लिए भी कर सकते हैं। चलो जरा आगे बढ़े, यहां तक हो गया। आगे बढ़ता हूं। अगली आइटम क्या गिवन थी? डेप्रिसिएशन। सर ये तो नॉन कैश होता है, इनफैक्ट मैं डेफिनेटली कंसीडर करूंगा, यहां नहीं। अगला क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट गिवन है सर, अगेन नॉन ऑपरेटिंग है, मेरे को कंसीडर नहीं करना। देन आपका अदर एक्सपेंसेस 200 का। अब अदर एक्सपेंसेस में आ जाए। अदर एक्सपेंसेस के लिए क्या रहेंगे? यहां पर मैंने लिखा अमाउंट पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस के लिए बेटा ऐसा कर दूं, लेजर ना बना के सीधा डेट कर दूं। अमाउंट पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस। बोलो बेटा एक्सपेंसेस एज पर पी एंड एल कितने हैं? 200। इसके अंदर ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट एंड। कितना? 20 का।
अरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड तो लेस करेंगे ना सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट लेस 20, 20 है 10 है 20, और ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट बिगिनिंग। मैं बेटा ये वाले मेथड से थोड़ा सा अवॉइड क्यों करता हूं, क्योंकि हमें ना बचपन में रट्टा लगा होता है कई बच्चों को, सर आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट होता था आउटस्टैंडिंग एट द एंड ना एंड करके चलेंगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग अगर दे रखा होगा लेफ्ट करके चलेंगे। अरे बच्चे वो हम कब करते हैं, वो हम करके चलते थे जब हम ट्रेडिंग पी एंड एल बनाते हैं एक्रूवल के बेसिस के लिए। यहां पर तो हम ये निकाले हमने पे कितना करा, तो जितना आउटस्टैंडिंग एट द एंड है वो तो अनपेड है ना, तुम तो लेस होना चाहिए फिर, ठीक है। तब हम कौन सी फिगर पे पहुंच रहे होते थे, 200 पे पहुंच रहे होते थे, है ना, तब हम 200 पे पहुंच रहे होते थे, इस वजह से हम ऐसा करते थे। तो अब तो उल्टा करना पड़ेगा ना। अब कहीं ना बच्चा ध्यान नहीं देता है, वो वही प्लस माइनस करने के चक्कर में गड़बड़ कर देता है, तो अकाउंट बनाने का तरीका सबसे बेस्ट है, गलती होने का चांस ही कम। ठीक है, यहां कितना आ जाएगा बेटा, 190 आ जाएगा क्या, डन। चलो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेड। अब कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेड अगर निकालना है, उसको निकालने का क्या तरीका रहेगा, मुझे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, दूसरा आ जाएगा एडवांस टैक्स अकाउंट। एडवांस टैक्स मेरा एसेट है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेरे लिए लाइबिलिटी साइड हो गया एक तरीके से, है ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चलो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बताओ कितना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग बैलेंस बोलो, 180 है क्या, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्लोजिंग बैलेंस बोलना, एडवांस टैक्स का ओपनिंग बैलेंस बोलो, एडवांस टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस बोलो, सोचना शुरू करो। अब बेटा यहां पर बेवकूफी नहीं करके आनी कि यहां पर तुम 20 लिख कर आना, ऐसी बेवकूफी नहीं करके आनी सर 180 और 200 का डिफरेंस 20 रुपए की प्रोविजन क्रिएट करी होगी, अरे नहीं भाई, शॉर्ट टर्म प्रोविजन होती है, 1 ईयर के लिए होगी, पे कर दी होगी, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर वैसे भी मेरे को 200 रुपए का करंट टैक्स गिवन है पी एंड एल के अंदर, तो जो 200 रुपए का करंट टैक्स गिवन है वो मैंने ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट करा होगा, तो वो आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। बाय प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चल जाएगा 200, जो ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन क्रिएट करी, ठीक है। अब अगर एडवांस टैक्स ना दिया होता तब तो मैं सीधा सीधा यहां पर बैंक लिख देता, बात ही खत्म थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि एडवांस टैक्स दे रखा है तो ऑब्वियस ही बात है, मैं एडजस्टमेंट जो करूंगा वो एडवांस टैक्स के थ्रू करूंगा, है ना। तो हमारी एंट्री क्या हुई होगी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन टू एडवांस टैक्स, तो यहां आ जाएगा एडवांस टैक्स, और कितना आपने एडवांस टैक्स दे रखा था ओपनिंग 180, तो यहां पर आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये आपने 180 का जो टैक्स है वो एडजस्ट कर दिया। अब ऑब्वियस ही बात है, ये वाला अकाउंट तो देखो बेटा ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस अकाउंट की बात करके चलूं तो यहां पर डिफरेंस आ रहा है, ये आपका बैंक में चल जाएगा 195, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया, यानी इतना आपने ड्यूरिंग द ईयर पे करा, टोटल बन रहा है 375 375, तो टैक्स पेड कितना आ गया 195 का, यहां मैंने लिख दिया कि टैक्स पेड कितना है, टैक्स पेड है 195 का, ठीक है, डन है, चल सकता हूं आगे। अच्छा सारी फिगर्स बेटा लैक्स में है, ठीक है, ऑल फिगर्स आर इन लैक्स। चलो आगे, आप क्या बनानी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो क्या लिखूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सबसे पहले बताओ जरा क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, फिर आपका आ जाएगा रुपीज एंड रुपीज, यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया इन लैक्स है। बेटा मेरे को पैसा आया कहां से है वैसे, कहीं से पैसा नहीं आया, तो कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है।
ट्रेड रिसीवेबल से बेटा कितना आया 1000, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 4000 था। क्या लेस कर दूंगा, पेमेंट्स लेस कर दूं। तुमने पेमेंट्स के नाम पे बेटा क्या क्या निकाला 1000, पेमेंट्स के नाम पे बेटा हमने क्या क्या निकाला। सर सबसे मैंने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करी, अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स को इतना पेमेंट करा बेटा। आपने इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पे करे, कितने के पेमेंट करी है, 790 की। और आपने अदर एक्सपेंसेस पे करे, कितने के पे करे अदर एक्सपेंसेस, 190 के। तीनों का टोटल करना, 3360 आ रहा है क्या। 4000 में से 3360 गया, कितना बचा, 640। इसको क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, बट दिस इज बिफोर टैक्स। इसमें से लेस करूंगा इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड का अमाउंट निकाल के बैठे हो 190 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा 5 नंबर का सवाल आएगा अगर ये आएगा, सिर्फ अगर डायरेक्ट मेथड पूछता है, ठीक है। और ऑब्वियस तुम्हें हो रहा है कि नंबर किस चीज के हैं, एक नंबर 4000 का, एक नंबर 2380 का, या 6 नंबर का अगर क्वेश्चन है, एक नंबर 4000 का, एक नंबर 2380 का, एक नंबर 790 का, एक नंबर 190 का, एक नंबर 640 का, सॉरी 190 का। एंड जो बाकी ये माइनस करके जो भी नेट में बैलेंस आएगा, एक नंबर तुम्हारा उस चीज का। कितना निकाले, गलत अमाउंट ले गया ना मैं, तुमने भी ये देखो कॉपी पेस्ट कर रहे हो तुम लोग, 195 है यहाँ पे, 195 है ना, कितना है 445। हो गया क्वेश्चन, ये था क्या मुश्किल था, वही सर ठीक ही यार, है। ठीक जाता मैं वही करने लगा था। ये एम्प्लॉयज बेनिफिट ठीक हो। चलो आगे बढ़े। अब हमने क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इनडायरेक्ट मेथड। स्टार्ट करूं, यहां पर भी बेटा रुपीज इन लैक्स, दिस इज रुपीज एंड दिस इज पर्टिकुलर्स। बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा। सर मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट में चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। चलो देखते हैं कि मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का गिवन है क्या कुछ। सर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मेरे को सीधा सीधा खुद ही बताना है भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 710। अब अगर मुझे 710 का दिया हुआ है तो वो तो बेवकूफी होगी, मैं तो नहीं जी, मैं तो जी स्टार्ट करूंगा पांच इसके बाद, मतलब ये 510 में से ये माइनस करके जो अमाउंट आ रहा है मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, फिर 710 तक जाऊंगा, फिर उसके बाद आगे का कारनामा करूंगा। अरे भाई क्यों, किस बात का, ठीक है। कहां से शुरुआत करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम 710 अगर अवेलेबल है तो क्यों नहीं। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या बन जाएगा बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना, 710 ले गया आउटर कॉलम में। सर अब मुझे यहां पर कुछ एडजस्टमेंट्स करके चलनी है, किस चीज के लिए, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इनके लिए एडजस्टमेंट करनी है। जरा चेक करें क्या कोई नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स थी। चलो अब पहले डिस्कस करके चलेंगे फिर आगे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आओ जरा बेटा जरा ध्यान देना, आपको यहां पर गिवन था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस,
क्या डेप्रिसिएशन जो है वो आपका नॉन कैश हो गया? नॉन कैश है तो क्या होना चाहिए? एड बैक होना चाहिए। डेबिट हो रखा है ना P&L में। विजुअलाइज करके चलो बेटा, बेशक ये इस तरीके से गिवन है, लेकिन आप हमेशा कैसे विजुअलाइज करोगे? चलो करो, टी शेप में बोला। तो डेबिट हो रखा है, डेबिट हो रखा है तो ऐड करके चलूंगा। आपको क्वेश्चन में अदर इनकम गिवन थी। अदर इनकम के अंदर आपके पास गिवन क्या था सर? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। क्या ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग है? इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड इज बेसिकली इन्वेस्टिंग। तो जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला क्रेडिट हो रखा है, तो उसको मुझे लेस करना चाहिए, तो उसको लेस करूंगा। तो क्या ये दोनों आइटम आपकी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग अंदर एडजस्ट होगी? बाकी चेक कर लो, बाकी कुछ एडजस्टमेंट नहीं। बाकी चेक कर लो, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है बाकी। डन। तो जो आएगा वो और कुछ नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। आपको यहां पर क्या दे रखा है? आपको यहां पर दे रखे हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। बेटा इन्वेंट्रीज जो थी वो 180 से 200 हो गई है। मेरी इन्वेंट्रीज जो है वो 20 रुपीज से बढ़ी है। 20 रुपीज से बढ़ी है तो क्या होने वाला है? लेस करना पड़ेगा। वाई? इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, तो ये लेस करूंगा। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 250 से 400 हुआ, तो 150 से बड़ा है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। अदर करंट एसेट्स का नोट गिवन है, वो नोट में जाके देखेंगे, अभी छोड़ देना। ठीक है। अदर करंट लाइबिलिटीज और बाकी चीजें नोट में है, तो चलो अब नोट्स में आ जाओ। नोट्स में मैं चला गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन छोड़ दो बेटा। प्रोविजन का जो भी इंपैक्ट और एडवांस टैक्स का कंसेप्ट है वो तो इनकम टैक्स पेड के अंदर एडजस्ट हो रहा है, तो इसको तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी के अंदर इसको ट्रीट करने की चेंज में जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग वेजेस गिवन है। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो 10 से बड़ी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10 से बड़े हैं, लाइबिलिटी है, तो ये क्या होने वाला है? ऐड होने वाले। अदर करंट एसेट्स देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? इनकम टैक्स पेड की फॉर्म में वो एडजस्ट हो जाएगा। खत्म। बस हो गया। जो आएगा वो आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स होगा। उसमें से इनकम टैक्स पेड वैसे ही लेस होगा जैसे पिछले में का था, डायरेक्ट के अंदर आंसर आ जाएगा। और अगर दोनों से आंसर डिफरेंट आ रहा है तो समझ आना, कहीं ना कहीं तो बेटा तुम टैलेंट अपना दिखाकर आ गए हो एग्जामिनर को। ठीक है, क्योंकि दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है। चलो, क्या आ जाएगा बेटा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का बोलो बेटा कितना था? 100 की डेप्रिसिएशन थी, कितने की थी? 100 की डेप्रिसिएशन। अच्छा, और कुछ आएगा बेटा यहां पर? अच्छा, एक चीज और आएगी। सर ध्यान दो, फाइनेंस कॉस्ट गिवन है। फाइनेंस कॉस्ट भी तो नॉन ऑपरेटिंग है, है ना? तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ऐड होगा। फाइनेंस कॉस्ट कितने का इंटरेस्ट एक्सपेंस है? 60 का। ये ऐड होंगे दोनों चीजें। ठीक है। मैं लेस क्या करके चलूंगा? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। मुझे बताना इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड कितना है? 100 का है क्या? नेट इंपैक्ट बोलना 60। 710 प्लस 60 करूंगा, ये आ जाएगा 770। इसको हम एक नाम देते हैं बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है बेटा, वहां पर ना स्टेप मार्किंग होती है, तो एग्जामिनर जो है वो देखेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या 770 है। अगर आपका ये 770 नहीं हुआ तो समझ आना कि बेटा मार्क्स जो है गंवाने वाले हो। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया 770 का। ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे? अब इसके अंदर चेंजेस दिखाने हैं, इंपैक्ट लेके चलना है। तो मेरे पास बेटा दो ही चीजें आ रही थी बाई चांस। अगर ध्यान दो, आपकी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है और आपके करंट एसेट्स भी इंक्रीज ही हुए। तो जो आपका इंक्रीज हुआ है करंट लायबिलिटीज के अंदर वो तो ऐड होगा। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज के नाम पे मेरे पास क्या क्या है सर? सर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज के नाम पे मेरे पास आउटस्टैंडिंग वेजेस थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। क्या और कुछ भी है क्या? चेक करना जरा, चेक करना या ध्यान से, क्या और कुछ भी है? अरे सर ट्रेड पेबल्स भी तो गिवन है, वो भी तो 230 से 250 हो रहे हैं, तो 20 वो भी तो आएंगे। ट्रेड पेबल्स भूल मत जाना। ठीक है। तो ये भी क्या होने वाले हैं? ऐड होने वाले हैं। बिल्कुल, ट्रेड रिसीवेबल भी आएंगे। ट्रेड रिसीवेबल तो हमने बोला भी था, ये रह गया था। ट्रेड पेबल्स तीनों इंक्रीज हो रहे हैं।
कितने कितने से इंक्रीज हो रहे हैं बताना जरा। सर आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो बढ़ रही थी 10 से, एक्सपेंसेस भी 10 से, और ट्रेड पेबल्स 20 से। तो टोटल बेटा 40 से इंक्रीज हो रहा है, 40 बाहर ले गए। अब लेस क्या करके चलूंगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अच्छा करंट एसेट्स की बात करते हैं बेटा, मुझे बताएंगे बेटा करंट एसेट्स के नाम पे एक तो इन्वेंट्रीज और दूसरा ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्रीज बेटा कितने से इंक्रीज हुई थी, 20 से हुई थी क्या, 180 से 200, और 250 से 400, तो ये आ जाएगा 150, टोटल आ गया 170। तो ये लेस करके, अच्छा कई बच्चों को कंफ्यूजन आती है, क्या कंफ्यूजन होती है, देखो मेरे को पता है लेस करना तो दिखा दिया तो लिख के। कई बच्चों में कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि यहाँ पर साइन नहीं लगाए ना, तो आप लोग चाहो तो बेटा यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 170 को मैं बाहर लेंगे, 170 को बाहर लेके अब देखो जरा कितना आ रहा है सर, 770 में से 170 गया और 40 ऐड हुआ, तो 640 आ रहा है क्या, 640 आ रहा है। चलो एक बार चेक करना, क्या डायरेक्ट मेथड के अंदर भी ये अमाउंट 640 का ही था, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स। इसमें से लेस कर दो इनकम टैक्स पेड विच इज 195। बेटा मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितने का, 445, खत्म बेटा, ओवर। कैसा लगा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन लग गया हमें लगभग 20 से 25 मिनट इस क्वेश्चन को कराने में दोनों मेथड से, बट आई थिंक प्रॉपर समझ में आ गया होगा। बेटा देखो जब हम क्लास में क्वेश्चन करके चलते हैं मुझे साथ में समझाना भी होता है, तो क्वेश्चन को करने में टाइम लगता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को अपने लेवल पे करने बैठूंगा इट इज नॉट गोइंग टू टेक मी मोर देन 15 मिनट टू सॉल्व बाय बोथ द मेथड्स, ठीक है। और आप लोग बेटा वो पेस लानी पड़ेगी, और वो पेस स्पीड से ही आएगी बेटा, तभी मैं 90 क्वेश्चन देख के बैठूंगा इस चैप्टर में। पागल नहीं हूं कि 90 क्वेश्चन सर ऐसे दे दिए हैं, 90 क्वेश्चन दिए किसी रीजन से दिए इस चैप्टर में, ठीक है नहीं। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, और प्रैक्टिस करने का एक तरीका है, जब अभी आप इनिशियली करके चल रहे हो, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो आपको प्रॉपर करके चलना है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ, प्रॉपर जिस तरीके से पेपर में प्रेजेंट करके आए, ठीक है। जब आपका कॉन्फिडेंस बन जाए फिर कुछ नहीं करना होता, फिर क्या करना होता है, ओ ए आई, ओ आई ए, बस सिंपल ओ आई ए, ओ आई एफ सॉरी, ओ आई एफ, ठीक है। ऑपरेटिंग के अंदर से 800, अच्छा यहाँ पर ये इन्वेस्टिंग में जाएगा कितना 60, ये फाइनेंसिंग में जाएगा 40 आउटफ्लो। बस इस तरीके से ना प्लस माइनस करके कर देना होता है और चेक कर लेना होता है भाई ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, दैट्स इट। उसके अंदर फिर आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, और मैं भी क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर मैं बस लिखूंगा यहाँ पर, क्वेश्चन के साइड में लिख दूंगा ओ आई और एफ, ठीक है, और फिर आपको चेंज करके दिखा दूंगा, ठीक है, डन। चलिए डन है, तो ये वाला सेशन यहीं तक, ये वाली रिकॉर्डिंग यहीं तक, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग ट्राई।